हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा कभी न कभी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो बहुत ही एडवांस टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें क्या किया जाता है, दो व्यक्तियों के डीएनए को मैच कराया जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं, दो व्यक्तियों के डीएनए को मैच कराया जाता है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि सामान्यतः क्या होता है, जो लोगों का डीएनए होता है वो आपस में समान होता है। ठीक है, क्या होता है, आपस में 99.9% जो डीएनए होता है वो समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए अंगुली छाप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए अंगुली छाप भी कहते हैं। इसमें जैसे क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंगूठे का जो निशान होता है, ठीक है, जो छाप होता है या अंगुलियों के जो छाप होते हैं वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, कुछ ऐसे भाग होते हैं डीएनए में हर व्यक्ति के, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो एक व्यक्ति का डीएनए है वह दूसरे व्यक्ति के डीएनए के साथ क्या करता है, मैच नहीं करता है या अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन होते हैं, तो एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज, एलेक जेफरीज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस तकनीक की खोज की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की, एलेक जेफरीज ने। और इनको क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये किसके पिता हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता कहा जाता है। तो अगर कभी कभी पूछा जाता है कि इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, प्रोफेसर लालजी। ठीक है, कौन, प्रोफेसर लालजी सिंह। प्रोफेसर लालजी सिंह जो कि बीएचयू के कुलपति रह चुके हैं। ठीक है, कहाँ के, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये कुलपति रह चुके हैं, प्रोफेसर लालजी सिंह। इन्होंने क्या किया है, इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप किया। ठीक है, किसने, प्रोफेसर लालजी ने। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो स्नेक पे रहा है। ठीक है, इनका बहुत सारा मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किस पे रहा है, स्नेक पे रहा है। और ये जौनपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर का इनका क्या था, जन्म स्थान था। तो इन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाने का काम किया। तो प्रोफेसर लालजी को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है प्रोफेसर लालजी को, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, समझ में। और फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता जेफरीज को, एलेक जेफरीज को। सामान्यतः क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं उसमें दो व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की बात करते हैं तो 99.5% जो डीएनए होता है वह समान होता है। ठीक है, एक व्यक्ति का डीएनए क्या होता है, 99.9% दूसरे व्यक्ति के डीएनए के साथ क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, जो 0.1% डिफरेंसेस है, इसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का, ह्यूमन का जीनोम का साइज है वो 3.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ये जो 0.1% डिफरेंसेस होता है, यही क्या है, सफिशियंट होता है, पर्याप्त होता है दो व्यक्ति के डीएनए को मैच कराने के लिए। ठीक है, समझ में है ना। तो 99% क्या होता है, 99.9% समान होता है। लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, दो व्यक्ति के डीएनए को अलग अलग पहचाना जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया जाता है, व्यक्तियों के डीएनए को मैच कराया जाता है, जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए की आवश्यकता होती है। तो डीएनए में पूरे डीएनए को आपस में मैच नहीं कराया जाता, उस डीएनए में
कुछ क्या होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको हिंदी में पुनरावृत्त अनुक्रम, ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस या पुनरावृत्त अनुक्रम होते हैं। इन्हीं पुनरावृत्त अनुक्रमों को क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, क्योंकि क्या होती है, हर व्यक्तियों में ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो डीएनए है, डीएनए में बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं उसकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, किसी में 2 तो किसी में 5, किसी में 6। इस तरह से ये रिपीटेटिव सीक्वेंस सामान्यतः 4 से 6, कितने, 4 से 6 बेस के, ठीक है, बेस पेयर के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए जी जी टी टी ए है। ठीक है, अब ये रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर से क्या आएगा, ए जी जी टी टी ए आएगा, फिर पुनः क्या होगा, ए जी जी टी टी ए। इस तरह से यह क्या होता है, रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति में क्या होता है, अगर 2 व्यक्तियों की बात करते हैं तो उनमें क्या होगा, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा वह भिन्न भिन्न होगा। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति में रिपीटेटिव सीक्वेंस कितना है, 5 है किसी एक क्रोमोसोम के लिए, तो दूसरे में कितना होगा, 10 होगा, या क्या होगा, 6 होगा, या 7 होगा। इस तरह से क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या अलग अलग होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो ये जो रिपीट होते हैं इनका नंबर क्या करता है, वेरी करता है। तो इन सीक्वेंसों को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, VNTR। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, VNR मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, इनका जो रिपीट का नंबर है वह क्या है, वेरी करता है, भिन्न होता है। इन्हीं सीक्वेंस को, इन्हीं संख्या को क्या किया जाता है, डीएनए में आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है या मैच कराया जाता है और पहचान की जाती है डीएनए की। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसकी आवश्यकता होगी, हमें डीएनए की आवश्यकता होगी। तो वहां पे क्या किया जाता है, व्यक्ति के शरीर का डीएनए चाहिए। अब ये डीएनए कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, डीएनए सैंपल कहाँ से लिया जाता है। देखिए, तो डीएनए सैंपल कोशिका में, आप लोग जानते हैं कि डीएनए कहाँ पे होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक में होता है। तो ब्लड से या रुधिर से क्या हो सकता है, ब्लड से या रुधिर से क्या किया जा सकता है, डीएनए को लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। स्पर्म भी क्या होती है, कोशिका होती है, तो स्पर्म से भी क्या किया जाता है, डीएनए का सैंपल लिया जा सकता है। सलाइवा, ठीक है, सलाइवा में भी क्या होता है, कोशिकाएं हो सकती हैं, तो यहां से भी डीएनए को प्राप्त किया जा सकता है। सलाइवा, स्पर्म और हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, या फिर कोई ऊतक है या टिश्यू है, तो यहां से भी क्या मिल सकता है, डीएनए मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मोस्ट सैंपल्स होते हैं, नमूने होते हैं, जहां से क्या किया जाता है, डीएनए को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ में, तो यहां से डीएनए को निकाल लिया जाएगा। इसके बाद डीएनए को क्या करना है, मैच कराना है। मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, क्या हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम वाले स्थान से ब्लड सैंपल मिला है या डीएनए मिला है। ठीक है, और वह व्यक्ति कौन सा, वह सैंपल क्या है, क्राइम सीन से डीएनए मिला है सी वाला। ठीक है, ये क्राइम सीन जहाँ पे कोई अपराध हुआ है, ठीक है, कोई मर्डर हुआ है या कोई रेप हुआ है, वहाँ से क्या मिला है, ये सैंपल सी मिला है। ठीक है, या इसका डीएनए मिला है। ठीक है, अब इसमें जो डीएनए है वो क्रोमोसोम 7, 2 और 16 के हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या किया जाएगा, इस डीएनए को क्या किया जाएगा, इसका फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा। तो फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए प्राप्त करना, डीएनए प्राप्त करना।
ठीक है। तो अब ये डीएनए कहाँ से मिलेगा? जो ब्लड सैंपल है, स्पर्म है, सलाइवा है, हेयर फॉलिकल है या टिश्यू है, यहाँ से क्या करेंगे कि आप वहाँ से डीएनए प्राप्त कर लेंगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, डीएनए मिल जाता है, ठीक है। अब जब डीएनए मिल गया तो देखो डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए क्या है? बहुत बड़ा है। अब उस डीएनए का क्या हमको चाहिए? कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस चाहिए। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए उस डीएनए के छोटे छोटे खंड करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम हम लोग प्रयोग करते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम से क्या करते हैं? डीएनए को क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। मान लीजिए यह क्या है? एक डीएनए है, तो यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम से इसको ट्रीट कर दिया जाएगा। तो क्या होगा? इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और डीएनए के क्या मिल जाएंगे? पीसेस मिल जाएंगे, छोटे छोटे पीस, स्मॉल पीस मिल जाएंगे। अब इसमें से जो हमको डीएनए चाहिए उसको क्या कर सकते हैं? हम आइसोलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे आगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये प्रोसेस चल रहा है। पहला स्टेप डीएनए प्राप्त किया गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या किया गया? प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा इसको काट दिया गया। जब इसको काट दिया जाता है छोटे छोटे खंडों में, इसके बाद तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं कि डीएनए को अलग किया जाता है, इसके छोटे छोटे खंडों को अलग किया जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे डीएनए रखा गया, यहाँ पे क्या रखा गया? डीएनए रखा गया, डीएनए का सैंपल, यहाँ पे छोटे छोटे खंड को क्या कर दिया गया? लोड कर दिया गया। तो ये होता है एग्रोज जेल का प्लेट। क्या होता है? एग्रोज जेल का प्लेट। अब यहाँ से इसमें चार्ज डेवलप प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। तो एक साइड तो माइनस चार्ज होगा, दूसरे साइड प्लस चार्ज। तो डीएनए पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव से प्लस चार्ज की ओर क्या होगा? मूव करता है। और जो भी डीएनए छोटा होगा वह आगे भागेगा और जो डीएनए क्या होगा? बड़ा होगा, वह धीरे धीरे पीछे पीछे आएगा, ठीक है। तो जो डीएनए क्या होगा? छोटा होगा, हल्का होगा। तो यहाँ पे ये जो एग्रोज जेल का प्लेट होता है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। तो छोटे डीएनए क्या होंगे? दूर तक जाएंगे, आगे भागेंगे। जैसे अगर एक छोटे से पतले लड़के को दौड़ाया जाए और एक मोटे लड़के को दौड़ाया जाए तो क्या होगा? जो मोटा लड़का होगा वह धीरे धीरे दौड़ेगा, लेकिन जो पतला लड़का होगा वह क्या होगा? तेजी से भागता है। तो इस तरफ जो छोटा डीएनए होगा वह क्या होगा? आगे की तरफ आएगा और जो मोटा या बड़ा डीएनए होगा वह क्या होगा? पीछे रह जाता है। तो ये क्या होगा? अपने साइज के हिसाब से, ठीक है, अपने आकृति और आकार के हिसाब से ये क्या होते हैं? यहाँ पे बैंड बन जाता है, या इस तरह से हमको बैंड या पट्टियां दिखाई देती हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअली ये अभी हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि डीएनए इतने छोटे होते हैं तो हम इसको देख नहीं पाते हैं। अब क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, एक दूसरी मेम्ब्रेन पे, दूसरी झिल्ली पे क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। और वहां पे क्या किया जाता है? रेडियो एक्टिव सेगमेंट के साथ इस पे ऐड कर दिया जाता है, प्रोब ऐड किए जाते हैं। क्या ऐड किया जाएगा? फोर्थ स्टेप में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद इस पे प्रोब ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रोब क्या होता है? डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जो क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ पेयर करते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोब होते हैं ये रेडियो एक्टिव प्रोब बनाए जाते हैं। कैसे? रेडियो एक्टिव। तो जो रेडियो एक्टिव प्रोब होते हैं उसको क्या किया जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी की तकनीक की सहायता से देखा जा सकता है। तो जब इससे क्या होगा? प्रोब क्या होगा? जुड़ जाएगा ऐसे आकर के, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। लास्ट स्टेप क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूं ऑटो रेडियोग्राफी। जब इसका
ऑटो रेडियोग्राफी किया जाएगा तो ये क्या होंगे, ये डीएनए हमको दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ से रेडिएशन निकलता है, क्योंकि प्रोब कैसा है, रेडियो एक्टिव होता है, तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा और ये हमें चित्र क्या होगा, इस तरह से दिखाई देता है। किसके द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। और हमें जो बैंड दिखाई देंगे उसको हम क्या करते हैं, आपस में मैच करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, डीएनए मैच कराने के लिए। देखिए मान लीजिए क्राइम सी से डीएनए लिया गया है, जो वो है ये डीएनए, क्रोमोसोम नंबर 7 से डीएनए मिला है, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16। ठीक है, 3 जगह से डीएनए मिला है। और आप लोग जानते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा। क्यों, क्योंकि एक माता से मिलता है और एक पिता से मिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डार्क लाइन दिखाया गया है ये है इस क्रोमोसोम में रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या देखिए कितनी है, 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आप काउंट करेंगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे कितना है रिपीटेटिव सीक्वेंस 5 है, यहाँ पे कितना है 2 है। हर क्रोमोसोम में क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो जब इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाएगा, ठीक है, तो हमें किस तरह से बैंड मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पे आप जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम 7 देख रहे हैं, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या कितनी है, 11 है। तो यह जो सीक्वेंस है यह बड़ा होगा, 11 बार रिपीट हो रहा है तो इसमें क्षार युग्म अधिक होंगे, तो यह बड़ा डीएनए है तो यह सबसे पीछे रह जाएगा। तो इसका बैंड यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, डीएनए यहाँ से इधर की तरफ रन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सैंपल को लोड किया गया था डीएनए पे। ठीक है, तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा डीएनए होगा जिसमें 11 रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे उसका बैंड यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद ये वाला देखिए, इसमें क्या है 9 है, तो इससे थोड़ा सा छोटा है, तो इससे क्या होगा, इससे आगे मिलेगा इसका बैंड, ये वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो तीसरा, इसमें देखिए 8 है। ठीक है, अलग अलग कलर से बनाया गया है, ब्लैक कलर का, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या कितनी है, 8 है। इसका बैंड कहाँ पे मिलेगा, 9 से थोड़ा आगे मिलेगा। ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए कितना है, 7, तो 8 से भी कम क्या है, 7 है, इससे छोटा है थोड़ा सा तो इससे आगे। फिर देखिए 5, तो 7 से भी छोटा कौन है, 5, तो इसका बैंड यहाँ पे मिला, इससे बहुत आगे थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए 2 है, तो क्या होगा, यहाँ से ये बहुत तेजी से आगे रन करके आ जाएगा, जिसका बैंड कहाँ पे मिलता है, यहाँ सबसे आगे मिलता है, क्योंकि इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस 2 है, अर्थात ये डीएनए छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैंड सबसे आगे मिलता है। तो ये डीएनए का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया गया है, तो ये बैंड मिल रहा है किसका, जहां से क्राइम हुआ है उस स्थान का जो सैंपल है, उस गुणसूत्र का ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया गया है, तो मान लीजिए कि वहां पे उस कंडीशंस में जहां पे क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, ठीक है, वहां पे 2 सस्पेक्ट हैं। कितने सस्पेक्ट हैं, 2 सस्पेक्ट हैं, मतलब 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो क्या हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे एक सस्पेक्ट या जो संदिग्ध है ए है, दूसरा क्या है बी है। तो दोनों के ब्लड से, ठीक है, क्या किया जाएगा, डीएनए लिया जाएगा। और कौन सा, क्योंकि हमें क्राइम सी के डीएनए से मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसका कौन सा गुणसूत्र लेंगे, 7, 2 और 16। ठीक है, पर्सन ए का 7, 2 और 16 गुणसूत्र निकाला जाएगा। ठीक है, अब इस गुणसूत्र के जो डीएनए है उसका क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी तरह से बी वाले का भी किया जाएगा। ठीक है, 7 और 2 और 16 गुणसूत्र का, 16वें नंबर का गुणसूत्र का। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए ए की बात करते हैं। देखिए ए के पास जो गुणसूत्र 7 है, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस 3 है, तो यह क्या होगा, यह सबसे छोटा सेगमेंट है और दूसरों की तुलना में देख सकते हैं, तो इसका जो बैंड है ये वाला, ये सबसे आगे आ जाएगा। तो ये कहाँ पे मिलता है, यहाँ सबसे आगे। इससे कम है 4, यहाँ पे ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या 4 है, तो इसके पीछे मिलता है इसका बैंड। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें जो सबसे छोटा है, आप ये ब्लैक वाला देख सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या कितनी है, 8। तो अब 8 है तो ये क्या होगा, बड़ा है, इसलिए यह क्या होता है, पीछे रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, पीछे है,
इसका यहाँ पे मिलता है। इसमें देखिए रिपीटेटिव सीक्वेंस की संख्या 10 है, तो यह इससे भी पीछे रह जाता है, इसका बैंड यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे 5 है, इसलिए यह क्या होगा, छोटा डीएनए हो गया, तो यह क्या होगा, रन करके आगे आ जाता है, आगे मिलता है इसका बैंड, ठीक है। और इसी प्रकार से यह दूसरा वाला भी है जिसका बैंड यहाँ पे मिलता है। तो ये मिलता है पर्सन ए, जो संदिग्ध ए है उसका इस तरह से बैंड मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, बी, जो पर्सन बी है, पर्सन बी का भी बैंड मिलता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो बैंड है उसको कंपेयर करते हैं कि कौन सा बैंड मैच कर रहा है, सी जो क्राइम सी के साथ किस व्यक्ति का डीएनए मैच कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कलर से बनाए गए हैं, आप यहाँ पे बैंड आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सी को ए से मिलाते हैं। देखिए सी का जो बैंड यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर 7 का, ये बैंड यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो क्रोमोसोम नंबर 2 है इसका बैंड तो मैच कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर 2 का बैंड मैच कर रहा है, लेकिन फिर क्रोमोसोम नंबर 16 का जो बैंड है ये यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो अर्थात एक क्रोमोसोम तो मैच कर रहा है 2, लेकिन बाकी 2 मैच नहीं कर रहे हैं, अर्थात ए और सी का डीएनए सेम नहीं है, अर्थात ये जो सैंपल है व्यक्ति ए का सैंपल नहीं है, जो क्राइम सी पे सैंपल मिला है वह व्यक्ति ए का सैंपल नहीं है, उसका डीएनए नहीं है। अब देख सकते हैं आप बी के साथ मैच करा लीजिए। देखिए बी के सामने जो क्रोमोसोम नंबर 7 है इसका सीधे सामने इसके क्या मिलता है, इसका सेम बैंड यहाँ पे मिल रहा है, आप देख रहे हैं, और इसका ये बैंड भी इसके सामने मिल रहा है, ठीक है। ये बैंड भी इससे मैच कर रहा है, ये बैंड भी इससे मैच कर रहा है, ये बैंड भी इससे मैच कर रहा है, और ये बैंड भी इससे मैच कर रहा है, अर्थात बी का डीएनए क्या कर रहा है, सी के साथ मैच कर रहा है। अर्थात यहाँ पे जो सी क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है वह डीएनए किसका है, बी व्यक्ति का है, पर्सन बी का है। इस तरह से क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है या डीएनए मैच कराया जाता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जाते हैं, जैसे मर्डर के केसेस हैं या रेप के केसेस हैं या कोई और, ठीक है, अपराध किया गया है तो उसमें क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की सहायता से वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मानव जीनोम परियोजना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे किस तरह से बैंड मिलते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने। मानव जीनोम परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो मानव जीनोम परियोजना को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन शॉर्ट HGP, क्या कहते हैं, HGP या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है, यह जो परियोजना है, यह 13 वर्षों की परियोजना थी। कितने वर्षों की, 13 वर्षों की परियोजना थी, और इसलिए इस परियोजना को मेगा प्रोजेक्ट या मेगा परियोजना कहा जाता है, महापरियोजना या मेगा प्रोजेक्ट। आप लोग जानते हैं 13 वर्ष का समय बहुत ही अधिक होता है। सामान्यतः जो गवर्नमेंट की परियोजनाएं चलती हैं वो पंचवर्षीय होती हैं, तो 5 वर्ष में परियोजनाओं को पूरा किया जाता है। लेकिन यह जो प्रोजेक्ट था कितने वर्ष का था, 13 वर्ष का था, अर्थात बहुत अधिक समय लगने वाला था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है, मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः जो ह्यूमन जीनोम होता है, इस प्रोजेक्ट का कार्य था कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है। शब्द क्या होता है, जीनोम। देखिए जीनोम क्या होता है, जो
युग्मक होते हैं, जैसे शुक्राणु है या अंडाणु, तो शुक्राणु या अंडाणु में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, जितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जो डीएनए उपस्थित होता है, उसी को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ठीक है, युग्मक में उपस्थित डीएनए या उपस्थित जीन को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। युग्मक में उपस्थित जीनों को क्या कहते हैं? संपूर्ण जीन को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, एम यह था, गोल यह था, लक्ष्य यह था कि जो ह्यूमन जीनोम है, जिसकी लंबाई या जिसमें जो नाइट्रोजनस क्षार हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 3.2 × 10⁹ बेस पेयर। इन सभी का क्या करना? अनुक्रम ज्ञात करना, अर्थात क्रम ज्ञात करना। जो हमारा जीन है उन सभी का क्या करना? क्रम ज्ञात करना। जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनका क्रम ज्ञात करना। ठीक है, तो अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसका क्या लक्ष्य था? ठीक है, तो पहला हमने कहा कि इसका लक्ष्य यह था, क्या करना है? जितने भी जीनोम हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, क्या करना? जो नाइट्रोजनी, कौन से? नाइट्रोजनी क्षार हैं, नाइट्रोजनी क्षार युग्म हैं। कितने हैं क्षार युग्म? 3.2 × 10⁹ बेस पेयर है। इनका क्या करना? अनुक्रम ज्ञात करना। क्या करना? अनुक्रम निर्धारित करना या ज्ञात करना। ठीक है, यह क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था कि जितने भी डीएनए हैं, जितने भी लंबा डीएनए है, उसमें जो क्षार युग्म है, ठीक है, बेस पेयर है, वह किस क्रम में व्यवस्थित हैं, उसके जीन किस क्रम में व्यवस्थित हैं, यह ज्ञात करना क्या होता? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फर्स्ट क्या था? गोल था या लक्ष्य था। अब इसमें उपस्थित जो जीन है, जीनों की संख्या क्या पता करना? जीनों की संख्या ज्ञात करना, जीनों की संख्या ज्ञात करना और इनका विश्लेषण करना। मतलब ये जीन कौन सा कार्य करते हैं। ठीक है, जीनों की संख्या ज्ञात करना और इनका विश्लेषण करना, यह क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। जीन की संख्या ज्ञात करना, उनका विश्लेषण करना। ठीक है, इसके अलावा जब क्या हो गया, जीनोम के बारे में हमें पता चल जाएगा तो क्या कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो रोग होते हैं उनका क्या किया जा सकता है, उनके इलाज के बारे में भी सोचा जा सकता है। या आज के समय में जो भी बहुत सारी तकनीक हैं, ठीक है, जीव विज्ञान संबंधी या बायोलॉजी से रिलेटेड या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, उस तकनीक में क्या करना? बदलाव करना या चेंजेस करना। ठीक है, तो प्राप्त विश्लेषण से जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है, प्राप्त विश्लेषण से क्या करना? नई तकनीक विकसित करना, या आप कह सकते हैं जो पुरानी तकनीक है उसमें क्या करना? बदलाव करना, या प्राप्त विश्लेषण से नई तकनीक क्या करना? विकसित करना। यह क्या था? ह्यूमन जीनोम का लक्ष्य था। नेक्स्ट, अगला क्या लक्ष्य था? जो भी मानव जीनोम से संबंधित क्या है, नैतिक या सामाजिक मुद्दे हैं, उनके बारे में उसके विषय में डिस्कस करना। ठीक है, कौन से मुद्दे? नैतिक व सामाजिक मुद्दे। किस प्रकार से क्या किया जा सकता है? मानव जीनोम से क्या हो सकता है? समाज का कल्याण हो सकता है मानव जीनोम के बारे में जानने से। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर क्या करना? चर्चा करना या विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये चार क्या थे? प्रमुख लक्ष्य थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है, और यह कितने वर्षों की परियोजना थी? 13 वर्षों की परियोजना थी। ठीक है, आइए इसमें आगे देखिए, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, सबसे पहले क्या हुआ कि 1990 में
1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अमेरिकी ऊर्जा विभाग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अमेरिकी ऊर्जा विभाग। ठीक है, एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो 1990 में ये प्रोजेक्ट क्या किया गया? लॉन्च किया गया, और यह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। इसका जो कॉस्ट आने वाला था वह कितना था? 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर या यूएस डॉलर। इसका कॉस्ट कितना था? बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट था, 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं पहले तो अमेरिका ने क्या किया? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसके बाद और भी कंट्री जैसे जापान है, ठीक है, चीन है, फ्रांस है, यूरोप है, ये सभी कंट्री क्या हुए? फिर बाद में इन्होंने क्या किया? अपना योगदान दिया। तो बाद में आगे चल के सभी कंट्री आपस में यहाँ पे क्या हुई? बहुत सारी कंट्री जुड़ गई इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। अगर क्या किया जाए, ह्यूमन जीनोम का जो डाटा है अगर उसे कलेक्ट करना हो तो सिंपली अगर 1 पेज पे 1000 लेटर्स लिखे जा रहे हैं या अक्षर लिखे जा रहे हैं, ठीक है, और किसी बुक में कितने 1000 पेजेज हैं, कितने हैं? 1000 पेजेज हैं या पृष्ठ हैं, तो इस प्रकार का जो बुक है या कॉपी है लगभग कितनी? 3300, ठीक है, बुक की आवश्यकता होगी या कॉपी की आवश्यकता होगी, जिसमें क्या किया जा सके? मानव जीनोम का जो भी डाटा है वह नोट किया जा सके। ठीक है, तो इतनी बुक को हैंडल करना क्या है? एक बड़ी समस्या हो जाएगी, और फिर उनका रख रखाव करना, फिर उनको पढ़ना, उनको समझना, ठीक है, क्या होगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए क्या किया गया? एक नई टेक्निक का विकास हुआ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इस तकनीक में क्या किया जाता है? आप इसको कह सकते हैं जैव सूचना विज्ञान। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं? जैव सूचना विज्ञान। इस तकनीक में क्या किया जाता है? जैसे आज के डेट में आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसमें डाटा, ठीक है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वहाँ पे डाटा के फॉर्म में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, जो कि क्या हो जाता है? बहुत ईजी हो जाता है। किसके थ्रू? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू, जैव सूचना विज्ञान के थ्रू। ठीक है, तो अब डाटा स्टोर किस में किया जाएगा? मेमोरी में, चिप में, तो जो क्या होगा? बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, किस टेक्निक के द्वारा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक के द्वारा। ठीक है, तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ठीक है, इसको जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो 1990 में यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ठीक है, और सबसे पहले इसको जो निर्देशक थे, प्रथम निर्देशक, वो थे जेम्स वाटसन। ठीक है, वाटसन का नाम आप लोगों ने सुना है, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। तो जेम्स वाटसन क्या थे? जो ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है इसके सबसे पहले क्या थे? निर्देशक थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे चल करके फ्रांसिस कोलिन, कौन से साइंटिस्ट? फ्रांसिस कोलिन, और इसके साथ लैप ची सुई, ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक क्या हुए? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आगे चल करके ये दोनों साइंटिस्ट एक साथ डायरेक्टर हुए या निर्देशक हुए। सबसे पहला डायरेक्टर कौन था? जेम्स वाटसन। इसके बाद कौन हुए? फ्रांसिस कोलिन, और फिर इनके साथ में कौन थे? लैप ची सुई थे। ठीक है, और यह प्रोजेक्ट चल रहा था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी सेलोरा जीनोमिक्स, कौन सी कंपनी? सेलोरा जीनोमिक्स के डायरेक्टर थे क्रेग वेंटर। इसके डायरेक्टर कौन थे? क्रेग वेंटर ने क्या किया? ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है हम इसको ओनली 3 इयर्स में कंप्लीट कर देंगे। कितने इयर्स में? 3 इयर्स में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो ओनली 3 इयर्स में इन्होंने क्या किया? इस
जो ये जो प्रोजेक्ट है उसको क्या किया, कंप्लीट करने का अनाउंसमेंट किया। तो ये जो कंपनी है इसके डायरेक्टर कौन थे, क्रेग वेंटर, ठीक है। इन्होंने फिर आगे चल के क्या किया कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था एज गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जिसके डायरेक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस कोलिन थे, ये इनके साथ क्या हो गया, आपस में दोनों ने समझौता करके एक साथ क्या किया, वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दोनों कंपनी ने, ठीक है, दोनों ने, क्रेग वेंटर ने और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, सभी ने क्या किया, आपस में एक साथ मिलकर के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी। और इसके बाद क्या किया, 2001 में सबसे पहला जो गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम्स का क्या किया गया, जीनोम प्रस्तुत किया गया, ठीक है, सीक्वेंसिंग की गई। इसके बाद जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वह 2006 में जाकर के क्या हुई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। लास्ट क्रोमोजोम जो क्रोमोजोम नंबर 1 है, एक्स गुणसूत्र, उसका जो सीक्वेंसिंग है वह कब आया, 2006 में प्रस्तुत किया गया या प्रपोज्ड किया गया, ठीक है। समझ में, इस तरह से क्या किया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या किया जाता था, डीएनए की आवश्यकता होती है, तो डीएनए निकाला जाएगा कोशिका से, मनुष्य के सेल से डीएनए निकाला जाएगा। डीएनए निकालने के बाद उसका एक्सप्रेशन किया जाता था वेक्टर में, ठीक है, ई कोलाई में, और कहाँ पे, ई कोलाई ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इसके अंदर डीएनए प्रवेश कराने के लिए वेक्टर या आप कह सकते हैं वाहक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो डीएनए इसमें प्रवेश कराना है। तो दो प्रकार के मुख्य रूप से पहले वेक्टर प्रयोग किए जाते थे, एक होता था बैक और एक होता था यैक, ठीक है। बैक का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और यैक का क्या होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ठीक है, समझ में है ना। तो ये बैक्टीरिया का क्रोमोजोम था और ये किसका था, ईस्ट का। इसका उपयोग किया जाता था इस ई कोलाई के अंदर डीएनए को प्रवेश कराने के लिए या एक्सप्रेशन कराने के लिए, ठीक है। इस तरह से क्या किया जाता था, जो डीएनए है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। लेकिन आज के समय में एक न्यू टेक्निक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसकी सहायता से आसानी से डीएनए की संख्या को बढ़ाया जाता है। तो पीसीआर का क्या किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की, जो मनुष्य का जीनोम है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं या उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन जीनोम की क्या विशेषता है, ह्यूमन जीनोम की विशेषताएं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। देखिए, सामान्यतः जो मनुष्य का जीनोम होता है, ह्यूमन जीनोम होता है, आप लोग जानते हैं कितना होता है, इसकी लंबाई 3.2 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। इस डीएनए में से ओनली क्या होता है, 1.5% जो डीएनए होता है ये कोडिंग होता है, और बाकी जो शेष है अबाउट 98.5% ये कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, अर्थात ये प्रोटीन निर्माण के लिए आरएनए बनाता है और बाकी प्रोटीन निर्माण के लिए आरएनए नहीं बनाते। तो 1.5% कोडिंग होता है, ओनली 1, ठीक है। जो डीएनए है, ह्यूमन जीनोम है, इसमें लगभग जो जीन की संख्या है वह कितनी है, 25,000 से लेकर के 30,000 जीन क्या है, प्रेजेंट हैं। सबसे पहले जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया तो उस समय अंदाज़ा लगाया गया कि जो जीन की संख्या है वह 1 लाख से अधिक होगी, लेकिन बाद में जब सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला जीन की संख्या कितनी है, 25,000 से 30,000 जीन की संख्या है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस से बने होते हैं। इसमें से
जो 50% डीएनए है इसके बारे में तो जानकारी प्राप्त है, लेकिन 50% डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। केवल कितना 50% डीएनए के या जीन के बारे में ही हमें क्या है पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त है, लेकिन इससे ज़्यादा और भी जो 50% डीएनए है या जीनोम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। अगर हम जीन्स की बात करते हैं तो एक जीन की, ठीक है, कितना 1 जीन की अगर हम बात करते हैं, 1 जीन में कितने नाइट्रोजनस क्षार युग्म होते हैं, तो लगभग 3000 क्या होते हैं क्षार युग्म होते हैं एक जीन में, ठीक है, औसत। लेकिन जो डेस्ट्रोफिन, कौन सी प्रोटीन, डेस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली प्रोटीन होती है डेस्ट्रोफिन प्रोटीन, इसका जो जीन होता है सबसे बड़ा जीन होता है, जिसमें लगभग कितने 2.4 बिलियन, कितना 2.4 बिलियन या आप कह सकते हैं करोड़ क्या होता है बेस पेयर होते हैं। ये सबसे बड़ा जीन होता है मनुष्य का। डेस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल प्रोटीन है, ये मस्कुलर प्रोटीन होता है, लेकिन औसतन क्या होता है 3000। तो अर्थात ये है, कहने का मतलब जीन का जो साइज है वो क्या करता है वैरी करता है, ठीक है, समझ में आया। जो वाई गुणसूत्र होता है, वाई क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम पे जीन की संख्या कितनी है, सबसे कम 231 होती है। कितनी होती है, सबसे कम 231। लेकिन जो नंबर 1 गुणसूत्र होता है एक्स क्रोमोजोम, कौन सा, पहला क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम पे जो जीन की संख्या है वह कितनी है 2968। सबसे ज्यादा जीन पहले गुणसूत्र पे पाया जाता है, कितना 2968, कितना 2968 क्या पाया जाता है जीन पाया जाता है, किस पे, पहले गुणसूत्र पे एक्स क्रोमोजोम पे। वाई क्रोमोजोम पे सबसे कम 231 होती है, ठीक है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं किसके, मनुष्य के जीनोम की। जब हमें क्या होगा मनुष्य के जीनोम के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके कुछ फ्यूचर चैलेंजेस हैं, मीन्स हम क्या कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज खोज सकते हैं या संभव कर पाएंगे, या जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके क्या कर पाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हो सकता है फ्यूचर में हम क्या कर पाएँ कैंसर की दवा बना पाएँ आसानी से, ठीक है, कि किस तरह से सेल्स डिवाइड करती हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या होता है इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो दोनों लेक्चर हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ क्या हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।